नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बात दिल्ली की करेंगे। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी दिल्ली अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने एमसीडी के स्कूल की जमीन पर कब्जा कर उस पर व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए ऑफिस बनाया है। इसके विरोध में आम आदमी पार्टी ने आदेश गुप्ता के खिलाफ बीजेपी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया है। पार्टी के एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मुद्दे पर आदेश गुप्ता के खिलाफ नोटिस जारी किया था, लेकिन आदेश गुप्ता ने अभी तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। तो वहीं साउथ एमसीडी के एलओपी ने कहा कि आदेश गुप्ता ने स्कूल की जमीन पर कब्जा करके भ्रष्टाचार की सभी हदें पार कर दी हैं। ईस्ट एमसीडी के एलओपी ने कहा कि आदेश गुप्ता जो दिल्ली में बीजेपी की जड़ हैं और जब जड़ ही खराब हो तो पेड़ उसकी टहनियां और पत्तियां कैसे होंगी। ठीक इससे पहले साउथ और ईस्ट एमसीडी के एलओपी प्रेम चौहान और मनोज त्यागी के नेतृत्व में सभी पार्षदों और मनोनीत पार्षदों ने अवैध निर्माण के चलते आदेश गुप्ता के खिलाफ पार्टी मुख्यालय पर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान आम आदमी पार्टी ने आदेश गुप्ता से तुरंत इस्तीफे की मांग की थी। उनका कहना है कि आदेश गुप्ता ने दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया है, इसीलिए उन्हें अपने अध्यक्ष पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और उन्हें उनके पद से तुरंत हटाया जाए। तो वहीं आम आदमी पार्टी विधायक विशेष रवि ने एमसीडी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी शासित एमसीडी स्कूलों की जमीन बेचकर करोड़ों का भ्रष्टाचार करने की तैयारी में है। उन्होंने मीडिया को एमसीडी के टेंडर की कॉपी दिखाते हुए उन 4 जगहों के बारे में खुलासा भी किया है और 4 नामों का खुलासा किया है जहां एमसीडी पार्किंग बनाने की तैयारी में जुटी है। विधायक विशेष रवि ने बताया कि एमसीडी ने पहला अजमल खां रोड के लिए 175 करोड़ का, दूसरा न्यू अशोकनगर के लिए 168 और तीसरा 195 करोड़ का था और चौथा 148 करोड़ का टेंडर निकाला। करोल बाग जैसी प्राइमरी लोकेशन पर 50 गज की जमीन भी करोड़ों की मिलती है, लेकिन एमसीडी 4115 वर्ग मीटर की जमीन को मात्र 175 करोड़ में ही बेच रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर छानबीन जारी है। इसको लेकर एमसीडी स्कूल की जमीन को 90 सालों की फ्री होल्ड लीज पर दे रही है। उन्होंने बताया कि करोलबाग की जनता का कहना है कि हमें और अधिक स्कूलों की जरूरत है। निगम सिविक सेंटर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के घर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे, यह आम आदमी पार्टी ने कहा है। नई बिल्डिंग बन सकती थी, जिस जगह पे कोई नया लैब बन सकता था बच्चों के लिए, जिस जगह पे लाइब्रेरी बन सकती थी बच्चों के लिए, ये सब काम ना करते हुए स्कूल में चलते हुए स्कूल से जमीन लेकर स्कूल की जमीन को कम करके वहां पर पार्किंग प्रोजेक्ट लाया जा रहा है। ये एक विषय जो है आपके सामने रखना था। दूसरा, जो इन्होंने ये टेंडर निकाला है, 4 लोकेशन के लिए टेंडर निकाला है इन्होंने, जैसा हमने बताया आपको। 2 उसमें से ऐसी जगह है जहां पर स्कूल्स को खत्म करके या उसकी जमीन को बेचकर पार्किंग ला रहे हैं। एक जो इन 4 लोकेशन में से एक जगह का जहां पर बिडर आया है इनके पास, जिसका ये वर्क है, जिसको आदमी का इन्होंने फाइनेंशियल बिड जिसकी खोल दी है और जिसका ये जल्दी इनकी इसको अवार्ड करने की तैयारी है, जिस आदमी को ये ठेका दे रहे हैं, इस कंपनी का नाम है ओमेक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये। इस कंपनी को ये ठेका दिया जा रहा है। 26 जनवरी की परेड के लिए दिल्ली पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं। परेड विजय चौक से राजपथ से होते हुए इंडिया गेट तक पहुंचेगी। इस बार झांकियों की संख्या को घटाकर 1/4 कर दिया गया है, जो करीब 8000 तक रहेंगी। पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। कुछ मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन 26 जनवरी के दिन सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक बंद रहेगा। रेसकोर्स और पटेल चौक मेट्रो स्टेशन सुबह 8:45 से 12 बजे तक बंद रहेगा। तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए 22 जनवरी और 25 जनवरी की रात से बॉर्डर सील कर दिया जाएगा।
उत्तराखंड में पूर्व बीजेपी नेता हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उनके साथ उनकी पुत्रवधू अनुकृति गुसाई रावत भी कांग्रेस की सदस्य बनी है। हरक सिंह के कांग्रेस में जाने के सवाल पर राज्यसभा सांसद और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम जी हैं। सर, आपकी पार्टी में कुछ दिनों पहले तक हरक सिंह रावत जी थे, आज कांग्रेस का दामन थाम लिया। कह रहे हैं कि इससे बड़ी माफी क्या होगी 10 मार्च को जब कांग्रेस पार्टी की सरकार ही बन जाएगी। देखिएगा, एक भटकती हुई आत्मा थी और उनको कांग्रेस वाले लेना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जब व्यक्ति गिड़गड़ाएगा, अनेक तरीके से माफ़ी मांगेगा, तो जो उन्होंने लिया है वो भुगतेंगे, खुद अपने आप भुगतेंगे। लेकिन मैं जो कांग्रेस के बारे में समझ पाया, कांग्रेस को लेना पसंद नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी ले लिया। भारतीय जनता पार्टी को इससे नुकसान होगा कि फायदा होगा? भारतीय जनता पार्टी को व्यक्ति से कोई नुकसान नहीं होता, विचारधाराओं से नुकसान होता है। हम जिस विचारधारा पर चल रहे हैं उस विचारधारा पर अडिग हैं और पार्टी का हर कार्यकर्ता इस निर्णय से खुश है। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 23 के भरतल गांव में चोरों ने एक लोहार की दुकान को अपना निशाना बनाते हुए घर का सारा सामान गाड़ी में भरकर फरार हो गए। चोरों ने यामीन लोहार की दुकान खोल में देर रात चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर रखे सामान लेकर फरार हो गए। तो वहीं घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना की शिकायत के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू की। ये मेरे भाई हैं, बड़े वाले बीमार थे, तो मैं अपनी दुकान पे ले गया था इनको, तो वहाँ पे सुहा लिए थे मैंने दवाई गोली, तो रात को ये चोरी हुई है यहाँ पे। क्या चोरी हुआ है? ये इधर फरीद था, 2 सिलेंडर थे, 2 छोटे सिलेंडर थे और पंखा था हमारे, एक भट्टी की मोटर थी। और पुलिस में कंप्लेंट कराई? कंप्लेंट करवाई। कौन सा थाना लगता है? सेक्टर 23। क्या रवैया अभी पुलिस का? अभी तो कुछ भी नहीं करा उन्होंने। बाहर की और छोटी सी परचून की दुकान थी, बस गुजारा मेरा चल रहा था इसमें। और यहाँ पे जो मैं 5-6 साल से रह रहा हूँ, पहले तो कोई मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है। और मैं एक दिन के लिए थोड़ा गया था बाहर में, तो पिताजी यहाँ थे, वो बीमार रहते हैं, तो एकदम में चोरी हो गई। सारा सामान जो है वो गाड़ी में लेके गए हैं। कितने हजार का सामान होगा? ये सर 26,700 तो मेरा कैश लेके गए हैं। और इधर भी छोटे दुकान में भी मेरा जो खरीद वगैरह थी वो सब लेके गए हैं। और 2 सिलेंडर चूल्हा लेके गए हैं। और जो मेरा जो जिससे मैं काम करता था लोहार का, वो सारा ठिया औजार छेनी हथौड़े सब नया सामान भी मैंने भरा था 20-25 हज़ार रुपये का, वो सब मेरा भर के लेके गए हैं। शाहदरा जिले के गीता कॉलोनी इलाके में 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। पीड़ित परिवार ने बताया कि दोपहर के वक्त बच्ची सफेद झुग्गी बस्ती में पड़ोसी के यहाँ खेल रही थी, तभी 28 वर्षीय नजरुल उसे अपने कमरे में ले जाकर मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। डरी सहमी बच्ची अपनी मां को आप बीती सुनाई, जिसके बाद परिजनों ने मामले की सूचना गीता कॉलोनी थाना पुलिस को दी। तो वही सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची का मेडिकल कराया। इस बीच गुस्साए परिजन थाना पहुंचकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी नजरुल को गिरफ्तार किया है। उनका ये कहना है कि वो बच्ची को बैग फुसला के ले गया और उसके साथ जो है बलात्कार किया। तो अभी लड़का जो है वो थाने में पकड़ा हुआ है, बच्ची को मेडिकल के लिए भेजा है। तो उस हिसाब से मेडिकल की पुष्टि होने के बाद केस दर्ज किया जाएगा और जो भी कानूनी प्रक्रिया उसके हिसाब से किया जाएगा और बच्ची को पूरा न्याय दिलवाया जाएगा। पटपड़गंज के वेस्ट विनोद नगर में स्थानीय लोगों की परेशानी अब खत्म हो चुकी है। दरअसल इलाके के लोग नाली में चलते गंदे पानी से काफी परेशान थे। बिना बारिश के भी नाली भर जाती थी और नाली का पानी ओवरफ्लो होकर लोगों के घरों में भी घुस जाता था। पिछले दिनों पटपड़गंज के विधायक मनीष सिसोदिया ने इलाके के स्कूल का निरीक्षण किया था, जहां स्थानीय लोगों ने विधायक से अपनी इस परेशानी का जिक्र किया था, जिसके बाद मनीष सिसोदिया के आदेश पर नाली को बनवाया गया। अभी लगभग 2 महीने पहले सर आए थे यहाँ विजिट करने के बारात घर की, तो वहाँ पे स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा ना पानी की समस्या है, नाला हमेशा भरा रहता है, बैक मारता है काफ़ी। तो उसके बाद सर ने बोला इसको तुरंत बनाने का काम चालू किया जाए। तो उसके बाद 2 महीने बाद टेंडर वेंडर हो गया, आज इसका उद्घाटन हो गया है।
और ठेकेदार साहब भी आए, उन्होंने बोला कि 25 दिन में बना के इसे तैयार कर देंगे। अभी लगभग 2 महीने पहले सर आए थे यहाँ विजिट करने के बारात घर की। डिप्टी सीएम यहाँ पर आए थे और यहीं के स्थानीय लोग जो हमारे गुरुद्वारा कमेटी के मेंबर भी हैं, इनकी ये मांग थी कि सर इस नाले को कई सालों से बनाया नहीं गया है तो इसको दोबारा बनाया जाए, और इससे हमारी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी सॉल्व होगी, जो भी हमारी कॉलोनी की नालियाँ इससे टच हैं, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर आपने देखा होगा हर उसमें रोड मतलब गली में नालियाँ हैं, तो वो नालियों की समस्या भी हमारी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि पानी हमेशा ओवरफ्लो रहता है। जब इसका थोड़ा अच्छे से दोबारे बन के तैयार होगा तो पानी का जो बहाव है वो स्पीड से आगे जाएगा, तो ये सारी हमारी नालियाँ भी यहाँ पे क्लियर रहेंगी। उस दिन डिप्टी सीएम यहाँ लोग मंडावली जंक्शन है, मयूर पब्लिक स्कूल के पीछे का एरिया है, यहाँ पर हमें इस नाले से बहुत समस्या है, जिसके लिए हमने मनीष सिसोदिया जी भी कुछ दिन पहले एक अवैध बारात घर को, अवैध ज़मीन पर लोगों ने कब्जा, उसको छुड़वा कर बारात घर का जब वो उद्घाटन हुआ तो हम लोगों ने मिलकर इस समस्या को उठाया उनके आगे। उन्होंने हमारी समस्या को सुना और समझा और हमें आश्वासन दिया था कि इस काम को मैं जल्द से जल्द करवा दूंगा। जैसा उन्होंने कहा था उस वादे पर वो पूरा खरे उतरे हैं और आज इसका दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू और ऑड इवन को खत्म करने को लेकर सीएम केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल आमने सामने आ गए हैं। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू और ऑड इवन को खत्म करने के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल को प्रस्ताव भेजा था, जिसे एलजी अनिल बैजल ने मंजूरी नहीं दी और केजरीवाल के प्रस्ताव को खारिज करते हुए अनिल बैजल ने कहा कि जब तक कोरोना खत्म नहीं होता तब तक ये कड़े नियम लागू रहेंगे। हालांकि एलजी के इस फैसले से व्यापारी और छोटे दुकानदारों को परेशानियों का सामना अभी कुछ दिन और करना पड़ेगा। राजधानी दिल्ली में जहां एक तरफ कोरोना महामारी से हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच राह ठना हुआ है। दरअसल दिल्ली में बढ़ते कोरोना केस को लेकर सरकार की तरफ से कई बड़े फैसले लिए गए थे, जिसमें वीकेंड कर्फ्यू से लेकर निजी दफ्तरों को बंद रखने और दुकानों को ऑड इवन के नियम के तहत खोलने का फैसला शामिल है, जिसका फायदा दिखाई भी दिया। दिल्ली में जहां 20 से 22 हजार केस रोजाना मिल रहे थे, वो अब केजरीवाल सरकार के कड़े नियमों के बाद लगातार कम होते दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा केजरीवाल सरकार अब चाहती है कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू, ऑड इवन नियम और दफ्तरों को फिर से खोलने की छूट दी जाए। केजरीवाल सरकार ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को प्रस्ताव भी भेजा था, लेकिन दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू को खत्म करने के प्रस्ताव को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने ठुकरा दिया। एलजी अनिल बैजल ने कहा कि अभी हमें ये फैसला रोकना होगा। उनका कहना है कि नए केसों की रफ्तार जब तक नियंत्रित नहीं हो जाती है, तब तक पाबंदियों को जारी रखना ही सही होगा। दिल्ली सरकार की ओर से भेजे प्रस्ताव पर अनिल बैजल ने कहा कि जब तक स्थिति में और सुधार नहीं आता, तब तक ये पाबंदियां जारी रखना ही ठीक होगा। हालांकि उन्होंने निजी दफ्तरों में 50% स्टाफ की मौजूदगी को मंजूरी दे दी है। राजधानी दिल्ली में इस हाँ ना के बीच में जनता परेशान हो रही है। कई जगहों पर दुकानदार वीकेंड कर्फ्यू और ऑड इवन के नियम के खिलाफ भी हैं। उनकी मांग है कि इस कड़े नियम के चलते उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा है, जिसे जल्द से जल्द खत्म किया जाना चाहिए। एक तरफ जहां दिल्ली सरकार के साथ जनता खड़ी है, तो वहीं एलजी का मानना है कि जब तक कोरोना पूरी तरह से कम नहीं हो जाता, तब तक नियमों को लागू रहने देना ही सही होगा। वहीं अगर कोरोना के बढ़ते मामलों पर नजर डालें तो राजधानी दिल्ली में कल 12,306 कोरोना केस मिले थे और 46 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई थी। मतलब 10 जून के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। 10 जून को 44 मरीजों की मौत हुई थी। फिलहाल दिल्ली में एक्टिव कोरोना मामलों की संख्या 68,730 है। फिलहाल देखना अब ये होगा कि दिल्ली सरकार और एलजी के बीच हाँ ना के फैसले से जनता पर क्या असर पड़ेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।